देखो, देखने में तो ये एक नॉर्मल सा करेक्शनल फैसिलिटी, पर सच बताऊं तो इस देश के हर बिगड़े हुए बच्चे के लिए ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ चाहे तुम किसी टाइम पे अपने एरिया के गैंग बॉस रहे हो या किसी बड़े बाबू ब्यूरोक्रेट के पावर वाले बच्चे, एक बार तुम यहाँ आ गए तो तुम्हारी औकात एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। पता है, यहाँ उन्हें सिर्फ नॉन स्टॉप पूरा दिन हाई इंटेंसिटी फिजिकल पनिशमेंट वाली ट्रेनिंग ही नहीं मिलती, बल्कि उन्हें बेसिक इंसानों की तरह बोलने या खाना खाने की भी परमिशन नहीं होती। उन्हें बस सुअर जैसी आवाजें निकालनी पड़ती हैं और वही सुअर वाला खाना खाना पड़ता है। और देखो, उनके क्राइम के हिसाब से हर एक यूथ के सीने पर एक अलग लेटर ग्रेड मार्क किया जाता है। ग्रेड जितना बड़ा होगा, सुधार भी उतना ही तगड़ा होगा। और ये रिफॉर्मेशन तब तक चलता है जब तक वो उन्हें पूरी तरह सुधरा हुआ नहीं मान लेते। एकदम जियाओ चैंगसू की तरह, वो यूथ गैंग लीडर जिसे पुलिस भी डरती थी, उसका रिफॉर्मेशन तब पूरा माना गया जब वो मेंटली डिसेबल्ड हो गया, इतना कि अपनी पॉटी पर भी उसका कंट्रोल नहीं रहा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पहले यूथ प्रोटेक्शन एक्ट था, जिसकी वजह से कंट्री एच में यूथ क्राइम रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जो टीचर्स उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते थे, वो खुद वायलेंस का शिकार हो जाते। और तो और, किसी को इंजर या मार डालने के बाद भी इन बच्चों को कोई गिल्ट नहीं होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यूथ प्रोटेक्शन एक्ट के चलते उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी, चाहे वो कुछ भी कर लें। सच बताऊं तो ये एक ऐसा टाइम था जब कोई भी बड़ा बच्चों की गलतियों को ठीक करने की हिम्मत नहीं करता था। बदले के डर से अडल्ट्स चुप रहते थे और बच्चों से बच बच कर चलते थे। पर पता है, ये सब बदल गया जब हान मानसू प्रेसिडेंट बने। उन्होंने यूथ प्रोटेक्शन एक्ट को खत्म करके एक नया लॉ लाया जिसका नाम था स्पेशल रिफॉर्मेशन एक्ट। अब छुटकारा पाना पास्ट की बात हो गई थी। अगर उन्होंने क्राइम किया तो उन्हें रिफॉर्मेशन ट्रेनिंग मिलेगी ही मिलेगी। जब उन्हें पूरी तरह रिफॉर्म्ड मान लिया जाएगा, तभी वो वापस सोसाइटी में आम इंसानों की तरह लौट पाएंगे। शॉर्ट में बोलूं तो अगर बातों से काम नहीं चलता तो दबा के डिसिप्लिन सिखाना ही एक लौता सल्यूशन बचा था। पर अजीब बात तो ये है कि आज ये यूथ ग्राउंड में खुशी खुशी लाइन में लगकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जो अडल्ट्स ये देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि बच्चे सुधर गए हैं, पर रियलिटी में उनका मकसद सिर्फ एक ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट पाना है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट के बदले ली मिनसू के पास 5,000 करेंसी मिल सकती है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि ली मिनसू के पास आकर उसे कैश में एक्सचेंज करवाते हैं। देखो, हमारा प्रोटैगनिस्ट ली मिनसू आजकल यही बिजनेस चला रहा है। वो एक 5,000 का गिफ्ट कार्ड और एक ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट मिलाकर 10,000 में खरीदता है। पर सच बताऊं तो उसका असली टारगेट सिर्फ वो सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि हर सर्टिफिकेट की मार्केट वैल्यू लगभग 12,000 होती है। तो वो एक मिडिलमैन बनकर बीच का डिफरेंस प्रॉफिट की तरह कमा लेता है। उसे अच्छे से पता है कि ये एक क्राइम है, फिर भी उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि उसके जैसे माइनर के लिए वर्स्ट केस सिनारियो बस एक वार्निंग लेटर मिलना है। असली खतरा तो दूसरे डेलिंक्वेंट्स बिगड़े हुए बच्चों से बचकर रहना है। और ली मिनसू जो मस्त मजे से पैसे गिन रहा था, उसके मुंह पर अचानक एक लात पड़ती है। वो और उसके कार्डबोर्ड का डब्बा दोनों हवा में उड़ते हुए कई मीटर दूर जा गिरते हैं। कुछ डेलिंक्वेंट्स उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि लगता है आजकल उसने काफ़ी पैसे छाप लिए हैं। ली मिनसू उन्हें घूरता है और गाली देते हुए बोलता है डैम। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। ये जो डेलिंक्वेंट्स उसको घेरे खड़े थे, वो नए लॉ का मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कि ये रिफॉर्मेशन वगैरह सब बकवास है। उसी टाइम उनका ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाला लीडर लगातार बदबूदार येलो स्मोक बॉम्ब स्प्रे करता है और ली मिनसू उसके नीचे दबा हुआ इस बदबू और बेइज्जती को झेल रहा होता है। ब्लॉन्ड उससे पूछता है, तुझे नहीं पता कि पैसे दूसरों के साथ शेयर करने चाहिए, या तू इसलिए इतना उड़ रहा है क्योंकि चैंगसू करेक्शनल फैसिलिटी गया हुआ है? ये कहकर वो ली मिनसू के मुंह पर थूक देता है। बेइज्जती से भरा ली मिनसू गुस्से से कांपने लगता है और चिल्लाता है कि जाओ चैंगसू के बिना, तू बस एक घटिया लूजर है। ब्लॉन्ड कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि चैंगसू उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, पर कोइंसिडेंस देखो, चैंगसू आज ही छूटकर बाहर आ रहा है। ये सुनते ही ली मिनसू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पता है, जाओ चैंगसू उस एरिया के यूथ क्राइम गैंग का लीडर है। जिसने भी उसे चोट पहुंचाई, उसको उसने बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था। पर कोई भी खुद को विक्टिम बताने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको इस शैतान के बदले रिवेंज से डर लगता है। ली मिनसू भी उनमें से एक है। उसका बस डरावना चेहरा ही काफी है उसको डर से कांपने के लिए। ली मिनसू को डरा हुआ देखकर ब्लॉन्ड मुद्दे की बात पर आता है। अगर तू चैंगसू का दिमाग खराब नहीं करना चाहता तो चुपचाप पैसे निकाल दे। ये सुनकर ली मिनसू अपने बैकपैक में हाथ डालता है और कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगले ही सेकंड वो इन डिलिंक्वेंट्स को मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देखकर ब्लॉन्ड एकदम भड़क जाता है और उसे सन ऑफ अ बिच कह के गाली देता है। एक जोर का घुटना ली मिनसू के पेट में पड़ता है। फिर उसे जमीन पर दबाकर उसकी बुरी तरह पिटाई शुरू हो जाती है। ब्लॉन्ड
ब्लॉन्ड कहता है, चैंगसू के जाने के बाद तुझे क्या लगता है, कोई तुझे कंट्रोल नहीं कर सकता? तुझे सच में लगता है मैं कोई हल्के में लेने वाली चीज हूं? अभी भी उसका मन नहीं भरता तो ब्लॉन्ड की नज़र पास रखे एक शवल पर पड़ती है। आज उसने ली मिनसू को तगड़ा सबक सिखाने की ठान ली थी। उसके बगल वाला डिलिंक्वेंट उसे शांत होने को कहता है, बोलता है कि अगर बात हाथ से निकल गई तो उसे करेक्शनल फैसिलिटी भेज दिया जाएगा। पर ब्लॉन्ड बोलता है कि उसे किसी करेक्शनल फैसिलिटी से डर नहीं लगता। उसे लगता है कि जब तक वो टफ बनकर रहेगा वो कभी भी वहां से बाहर आ सकता है। अभी तो वो बस ली मिनसू को इतना मारना चाहता था कि उसकी पैंट गीली हो जाए। पर देखो, जैसे ही ब्लॉन्ड मारने वाला होता है उसकी पीठ पर एक जोर की लात पड़ती है। वहां कैंग वुक सॉन्ग, जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, आ जाता है। वो कहता है कि यहां कैंपस वायलेंस अलाउड नहीं है। ये बोलकर वो ली मिनसू को जमीन से उठाता है। आसपास के डिलिंक्वेंट्स उसे पहचान लेते हैं। अब ये रिपीटेडली पिटा हुआ ब्लॉन्ड कुछ परवाह नहीं करता। वो फावड़ा उठाता है और कैंग वुक सॉन्ग पर झपट्टा पड़ता है। आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा और फिर स्कूल ट्रांसफर कर लूंगा। फावड़े का वार बचाते हुए कैंग वुक सॉन्ग पूछता है कि क्या वो सच में उसे मारना चाहता है। फिर एक हाथ से वो ब्लॉन्ड का शोल्डर पकड़ता है और उसे अपने कंधे के ऊपर से घुमाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। तुझे लगता है तू मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस झेल पाएगा? ये देखकर कि वो कैंग वुक सॉन्ग के सामने कुछ नहीं है, ब्लॉन्ड तुरंत अपने बाकी दोस्तों को अटैक करने को बोलता है। उसके बोलते ही 3 चमचे कैंग वुक सॉन्ग पर चार्ज कर देते हैं। पर चमचे तो आखिर चमचे ही होते हैं। कैंग वुक सॉन्ग एक एक पंच में उन्हें नीचे गिरा देता है। एक ऑरेंज कपड़े पहने मोटा लड़का उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, पर कैंग वुक सॉन्ग नीचे झुककर बच जाता है। फिर वो पंच मारने वाले हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। ओपोनेंट की ही ताकत का यूज करके वो वापस एक ओवर द शोल्डर थ्रो मारता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। फ्लो में आकर कैंग वुक सॉन्ग रुकता नहीं और आखिरी बचे डिलिंक्वेंट पर भी झपटता है। ये देखकर वो डिलिंक्वेंट डर जाता है और रहम की भीख मांगने लगता है। पास मत आना, मैं तो बस टफ बनने की एक्टिंग कर रहा था। पर बदकिस्मती से वो भी पिटने से बच नहीं पाता। ली मिनसू अपना बैकपैक उठाता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कैंग वुक सॉन्ग से पूछता है कि क्या उसने अभी ये नहीं बोला था कि कैंपस वायलेंस प्रोहिबिटेड है। ली मिनसू के इस सवाल पर वो पीछे मुड़कर देखता है, एक स्माइल देता है और कहता है कि ऐसी सिचुएशंस में उसे उसका नाम लेकर बुलाना चाहिए। ली मिनसू अपना सर नीचे करके आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अब वो उसका भाई नहीं रहा। मेरे मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। मेरे पास रहोगे तो सिर्फ मुसीबत में फंसोगे। कैंग वुक सॉन्ग कहता है कि वो उसके लिए मुसीबत नहीं बल्कि उसका भाई है। ली मिनसू चाहे जो भी सोचे, वो हमेशा इन कभी ना अलग होने वाले भाई रहेंगे। ली मिनसू थोड़ी देर रुकता है, फिर कहता है, बस वो घड़ी फेंक दो। अगर तुम्हें किसी अमीर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है तो उसे बदल दो। मुझे तक एम्बैरेसमेंट फील होती है। कैंग वुक सॉन्ग अपना सिर खुजाता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसके हाथ में जो घड़ी है उसे बदलने की ज्यादा जरूरत है। घर की तरफ चलते हुए ली मिनसू बस कैंग वुक सॉन्ग की हरकतों के बारे में ही सोच रहा था। अगर आज की इस लड़ाई की वजह से कैंग वुक सॉन्ग को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा। पता है, कैंग वुक सॉन्ग स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है और मेडिकल स्कूल के लिए उसका एडमिशन भी गारंटीड है। उसका असली नाम ली हियन सू था। वो ली मिनसू का खून का रिश्ता वाला बड़ा भाई है। सालों पहले एक अमीर फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, जबकि ली मिनसू वेलफेयर ऑर्फनेज अनाथाश्रम में ही रह गया था। इसलिए उसे लगता है कि उसके भाई को अब उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। उसे अपने रास्ते चलना चाहिए, जबकि ली मिनसू जिंदा रहने का अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। और सच बताऊं तो इस पुराने कपड़े डोनेट करने वाले डब्बे के अंदर ही उसका जिंदा रहने का रास्ता छिपा है। यहां उसने इतने टाइम में जो पैसे बचाए थे वो सब रखे हैं, पूरे 3.4 मिलियन। उसे अपना 10 मिलियन का गोल पूरा करने के लिए अभी भी 6.6 मिलियन और चाहिए। तो वो सोच रहा है कि क्या वो ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट्स के लिए दूसरे स्कूल्स में जाए, क्योंकि उसके स्कूल में अगला ब्लड ड्राइव 3 महीने तक नहीं होने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इस तरह से पैसे कमाने के पीछे इतना पागल क्यों है। तो इसका कनेक्शन 2 साल पहले उसके ऑर्फनेज छोड़ने से है। उस टाइम हालांकि गवर्नमेंट ने उसे 5 मिलियन की मदद की थी, पर उस पैसे से वो एक बाथरूम तक अफोर्ड नहीं कर सकता था और एक अंडर एज अनाथ होने की वजह से उसे कोई जॉब पर भी नहीं रखता था। तो भले ही उसे पता है कि ये क्राइम है, जल्दी पैसे कमाने का यही एक लौता रास्ता था उसके पास। फैसला और सुधार गृह का सच। जैसे ही ली मिनसू पैसे छिपाता है, उसे एक वो की आवाज सुनाई देती है। वो ब्लॉन्ड न जाने कैसे उसके पीछे आ गया था। वो ली मिनसू का कंधा पकड़ता है और कहता है कि एक मजे की बात बताऊं,
अगर तू पकड़ा गया ना तो क्राइम से कमाए हुए सारे पैसे गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। ये कहने के बाद वो ली मिनसू के कान के पास जोर जोर से हंसने लगता है। ली मिनसू गुस्से में पूछता है कि उसे क्या चाहिए, और ब्लॉन्ड उसे बताता है कि उसने कहा था ना कि वो जब भी उसे देखेगा उसकी पैंट गीली करवा देगा। वहीं दूसरी तरफ कांग वुक सुंग के शोर शराबे वाले क्लासरूम में टीचर्स अचानक से आते हैं और सबको चुप होने को कहते हैं। उन्हें एक अनाउंसमेंट करनी थी। जाओ चैंगसू, जो करेक्शनल फैसिलिटी गया था, वो वापस आ गया है। टीचर को लगता है कि चैंगसू ने सच में अपनी गलतियों से सीख ली है और वो क्लास के बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको कैंपस लाइफ में दोबारा एडजस्ट होने में मदद करें। ये सुनने के बाद क्लासमेट्स आपस में बात करने लगते हैं। कुछ कहते हैं अगर चैंगसू ने ये सुन लिया तो इस टीचर की पिटाई पक्की है। कुछ और कहते हैं कि करेक्शनल फैसिलिटी में ऐसी कोई खास बात नहीं है क्योंकि वो 4 हफ्ते में ही बाहर आ गया। पर देखो, अगले ही पल जो सीन दिखता है वो सबको हिला के रख देता है। वो यूथ गैंग लीडर जिससे सब डरते थे, वो आदमी जिसने हर तरह का पाप किया था, अब व्हीलचेयर पर बैठा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं और किसी पागल इडियट की तरह चिल्ला रहा था कि उसे सुसु आई है। पूरी क्लास के सामने उसकी पैंट से एक गर्म धार छूट जाती है। तब जाकर क्लासमेट्स को रियलाइज होता है कि ये नया स्पेशल रेफॉर्मेशन एक्ट कोई बच्चों का खेल नहीं रह गया है। रेफॉर्मेशन करेक्शनल फैसिलिटी के जुवेनाइल बाल कोर्ट में जज गुस्से में ली मिनसू को होपलेसली डांट रहे होते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर पछतावे का कोई नामो निशान नहीं था। ये मत भूलना कि तुम वहां मर्डर के चार्जेस की वजह से बैठे हो। ली मिनसू अपना सर नीचे रखता है और जिद करता है कि उसने किसी को नहीं मारा, पर जज उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और उसके फिंगरप्रिंट्स और खून के निशान वाली एक ईंट ब्रिक निकालते हैं, साथ में उसने आज तक जितने भी क्राइम किए हैं उन सब की लिस्ट भी। अगर लोग बुलिंग, पैसे चुराने या किसी को पसंद ना करने की वजह से दूसरों को मारने लगें तो इस दुनिया में लाशों का ढेर लग जाएगा। उसके क्राइम करने का रीज़न ये है कि वो अडल्ट्स पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। उसे अडल्ट से मदद मांगना सीखना चाहिए। इसलिए रेफॉर्मेशन एक्ट के आर्टिकल 28 के तहत एक रिफॉर्म डिटेंशन ऑर्डर इशू किया जाता है। उसे कॉन्सेंट्रेटेड मैनेजमेंट के लिए रेफॉर्मेशन करेक्शनल फैसिलिटी भेज दिया जाएगा। क्रिमिनल यूथ से भरी बस में जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो बड़ी सी स्माइल के साथ उन्हें चुप होने को बोलते हैं। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन के पास ही थे। जल्द ही बस वहां पहुंच जाती है। इन यूथ्स को खतरे का कोई एहसास ही नहीं था। ऊपर से वो इस बात पर कंप्लेन कर रहे थे कि इस घटिया सी जगह पर वो सोएंगे कैसे। पर जैसे जैसे बस अंदर आती है, उनकी नज़र कमाल की फिगर वाली लड़कियों के एक ग्रुप पर पड़ती है। उनके दिल एकदम से धक धक करने लगते हैं। वो आपस में कंपटीशन भी करने लगते हैं कि किस लड़की को कौन लाइन मारेगा। इंस्ट्रक्टर तुरंत उन्हें शांत होने को कहता है। ये लड़कियों का यूथ रेफॉर्मेशन सेंटर है, हमारी बिल्डिंग दूसरी तरफ है। इस वक्त ली मिनसू शांति से विंडो पर सर रखकर बैठा होता है, अभी भी जज की उन बातों को याद कर रहा होता है कि अडल्ट्स पर ट्रस्ट करना सीखो। पर सच तो ये था कि वो सच बोल रहा था, फिर भी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो वो अडल्ट्स पर ट्रस्ट करे भी तो कैसे। जल्द ही बस बॉयज़ यूथ रेफॉर्मेशन सेंटर पहुंच जाती है। स्टार्टिंग में ये डेलिंक्वेंट यूथ्स यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स को भी पूरी अकड़ दिखाते हैं, पर अगला जो सीन होता है वो देखकर सबके जबड़े खुले के खुले रह जाते हैं। टैटू वाले मस्कुलर यूथ्स का एक ग्रुप बुरी तरह रोते हुए दौड़ लगा रहा था और भागते भागते वो अलग अलग जानवरों की आवाज़ें निकाल रहे थे। ये सब देखकर नए आए हुए बेखबर डेलिंक्वेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। अचानक एक इंस्ट्रक्टर को जैसे कुछ दिखता है। वो तुरंत जोर से चिल्लाता है, सारे मेंबर्स एक्सरसाइज रोको। फिर वो क्रिमिनल यूथ्स जिनके सीने पर रेड लेटर ग्रेड्स मार्क थे, एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। उनमें थोड़ा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं होती। फिर इंस्ट्रक्टर जोर से चिल्लाता है, डायरेक्टर को रिस्पेक्ट शो करो। सभी पर्सनल सल्यूट करेंगे। फिर ये पूरा ग्रुप एक साथ हाथ उठाकर सल्यूट करता है। डायरेक्टर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, टीम मेंबर्स फॉर्मेशन में खड़े हो जाओ। ये सुनकर ली मिनसू और बाकी सब सोचते हैं कि क्या उन्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। उसी वक्त डायरेक्टर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो कहता है, डॉग पोजीशन। उसके बोलते ही नए आए हुए क्रिमिनल यूथ्स एक साथ अपना सर जमीन पर पटक देते हैं। ये जानवरों वाला मोड देखकर कुछ नए बच्चों को अजीब सा फील होता है। क्या उसे यूथ राइट्स लॉज के बारे में नहीं पता? उसी वक्त वो डायरेक्टर उनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, लगता है कुछ कीड़े अभी भी डिसोबीडियंट हैं। फिर वो चिल्लाता है, पिगलेट्स। तब जमीन पर सर रखे उन क्रिमिनल यूथ से सुअर के चिल्लाने की लगातार आवाजें आने लगती हैं। 10 मिनट में मैं इन कीड़ों को जानवर बना दूंगा। उसके बोलते ही एक नया आया हुआ क्रिमिनल यूथ गुस्से में पलटकर जवाब देने की कोशिश करता है। अगले सेकंड उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। ये सीन देखकर ली मिनसू और बाकी नए बच्चों की फटी रह जाती है। वो क्रिमिनल यूथ्स भूखे भेड़ियों की तरह सुअर जैसी आवाजें निकालते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि वो अपना सालों का दबा हुआ सारा गुस्सा इन नए आने वालों पर निकालना चाहते हों।
देखते ही देखते उन्होंने मोस्टली सबकी हालत खराब कर दी। डायरेक्टर बोलता है कि उसे उनकी ये हालत बहुत पसंद आई, तो अब से तुम लोग अब पिग नहीं हो, तुम्हें पिग से प्रमोट करके सर्वेंट्स यानी नौकर बना दिया गया है। अब तुम आम इंसानों की तरह बोल सकते हो। तब जाकर ये क्रिमिनल यूथ्स इतने दिनों बाद पहली बार इंसानों वाले लफ्ज़ बोलते हैं। वो जवाब देते हैं, अंडरस्टूड। ली मिन्सू थोड़ा चालाकी दिखाता है और ज़मीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग करता है। बाकी बचे हुए लोग या तो उन भूखे भेड़ियों से बचने के लिए भाग रहे थे या पास खड़े इंस्ट्रक्टर्स की तरफ मदद मांगने भाग रहे थे। देखो, इन इंस्ट्रक्टर्स के चेहरे पर चिपकी उस लंबी स्माइल पर मत जाना। वो इन सोसाइटी के कचरे और पैरासाइट से दिल से नफरत करते हैं, इसलिए मारपीट ही उनका इकलौता तरीका बन गया था। कहाँ कितनी जोर से मारना है और वाइटल एरियाज को कैसे अवॉइड करना है, उन्हें सब पता था। ऐसी वायलेंस जिसमें जान ना जाए पर सबक सीखने को मिल जाए। ली मिन्सू ये सब देख रहा था। आखिरकार कोई भी मर्डरर नहीं बनना चाहता, वो भी नहीं। पर अचानक डायरेक्टर उसके सामने खड़ा हो जाता है। बहुत इंटेंस है ना मेरे दोस्त, तुम तो अभी अभी आए हो और तुम्हें तो नर्वस होना चाहिए था, पर तुम तो यहाँ अपनी चालाकी भरी ट्रिक्स दिखा रहे हो। जैसे ही ली मिन्सू माफी मांगने वाला होता है, एक पैर उसके चेहरे पर पड़ता है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे चालाक शातिर चूहे बहुत पसंद हैं। अब से तुम मुझे एंटरटेन करने वाले चूहे हो। और वो ली मिन्सू को ऑर्डर देता है कि अब से वो सिर्फ चूहो माउस की तरह चू चू की आवाज ही निकालेगा। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से ली मिन्सू वैसा ही करता है। उसी वक्त दो इंस्ट्रक्टर्स रिपोर्ट करते हैं कि सबको ठीक कर दिया गया है। तो अब इन नए आए हुए क्रिमिनल यूथ्स के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उन्हें एक साथ घुटनों के बल बैठा दिया जाता है। और उसके बाद शुरू होता है उनका इवैल्यूएशन। दूसरी तरफ कैंग वुक संग को चैंगसू का घर मिल जाता है। वो काफी देर तक डोर नॉक करता है पर कोई जवाब नहीं आता। तो वो कैंची निकालता है और लॉक को इस तरीके से तोड़ने या पिक करने का प्लान बनाता है। जल्द ही वो आराम से दरवाज़ा खोल लेता है। उसने बचपन से ही लॉक तोड़ने की इस स्किल में मास्टरी हासिल कर रखी थी। जब वो छोटा था तो वो और उसका भाई ली मिन्सू अक्सर खाली घरों में घुस जाते थे। मिन्सू बाहर हॉलवे में पहरा देता था, जबकि वो अंदर से हर कीमती चीज चुरा लाता था। बस 5 मिनट में वो पूरे घर के सारे कीमती आइटम्स गायब कर देते थे। उन्होंने कई सालों तक ऐसी चोरियां की जब तक पुलिस ने उन्हें पकड़कर ऑर्फनेज नहीं भेज दिया। तब जाकर उनकी ये लाइफ रुकी। उस दिन के बाद से कैंग वुक्सोंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो ये सब दोबारा करेगा, पर आज उसका इरादा चोरी करना नहीं था, बल्कि अपने भाई का पता लगाना था। और बेड पर बंधे हुए हाथों के साथ लेटा हुआ चैंगसू इस वक्त वो अकेला इंसान था जिसे पता था कि वो करेक्शनल फैसिलिटी कहाँ पर है। चैंगसू बेड पर रोते हुए लेटा होता है और बोलता है कि उसने फिर से पैंट में पॉटी कर दी है। अपने सामने इस मेंटली डिसेबल्ड लड़के को देखकर कैंग वुक्सुंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर किस तरह का रेफॉर्मेशन फैसिलिटी उसे इस हालत में पहुंचा सकता है। उनका कहना था कि वो हाइट से गिर गया था और उसके सर में चोट आई थी, पर उसके बॉडी पर कोई निशान या फ्रैक्चर नहीं था। मुझे लगता है तुम्हारी इस हालत के पीछे कोई और ही वजह है, राइट? पर चैंगसू अब उसके सवालों को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था। वो बस चिल्ला रहा था कि उसे पॉटी आई है। ये देखकर कैंग वुक्सुंग अपने सर पर हाथ मारता है। तुम्हारे लिए तो बस 4 हफ्ते थे, पर मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कब बाहर आएगा। तो जल्दी करो और मेरे सवालों का जवाब दो। कैंग वुक्सुंग अब बहुत परेशान और बेचैन यानी एंग्शियस हो रहा था, क्योंकि इतना खतरनाक चैंगसू बस 4 हफ्तों में ऐसी हालत में पहुंच गया था। तो वो सोचने से भी डर रहा था कि उसका भाई जब बाहर आएगा तो किस कंडीशन में होगा। पर चैंगसू अब पूरी तरह से एक मेंटली डिसेबल्ड बेवकूफ़ बन चुका था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस डर की वजह से बार बार यही बोलता रहा कि उसकी गलती थी, उसे मारना बंद करो। कैंग वुक्सुंग को समझ आ जाता है कि ये बंदा सच में पागल यानी मेंटली डिसेबल्ड हो चुका है। उससे और सवाल पूछना बस टाइम वेस्ट करना था। पर उसी टाइम उसकी नज़र अचानक चैंगसू के सीने पर मार्क किए हुए एक लेटर ग्रेड पर पड़ती है। और ये मार्क वही लेटर था जो करेक्शनल फैसिलिटी में एंटर करने वाले हर क्रिमिनल यूथ को दिया जाता था। डायरेक्टर हर यूथ के क्राइम की सिवेरिटी यानी कितना बड़ा क्राइम है इसके हिसाब से ये इवैल्यूएशन देता है। डायरेक्टर उस ग्रुप को देखता है और पाता है कि इस बैच में तो सारे बोरिंग छोटे मोटे कैरेक्टर्स आए हैं। पर तभी उसे किसी अलग बंदे पे नजर पड़ती है। वो ली मिन्सू होता है। वो एक्साइटमेंट में खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, मुझे पता था मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं देंगी। कंग्रेचुलेशंस माउस ली मिन्सू, तुम जितने लगते हो उससे कहीं ज्यादा वायलेंट हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बैच में इकलौता ग्रेड ए तुम निकलोगे। अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तुम्हारा टाइम बहुत ही बढ़िया कटने वाला है।
उसी वक्त ये सुनकर ली मिनसू के अंदर बस एक खतरे की घंटी जोर से बजने लगती है। इधर उधर लोगों से पूछताछ करने के बाद कैंग वुक्सुंग योंजी गर्ल्स मिडिल स्कूल के गेट पर पहुंचता है। उसी वक्त स्कूल से छूटी हुई लड़कियों का एक ग्रुप मस्ती में बातें करते हुए बाहर आता है। एक लड़की को लगता है जैसे उसे कुछ कमाल की चीज दिख गई हो। वो जल्दी से अपनी दोस्त को रोकती है जो अभी भी कुछ खा रही थी और शर्मा रही थी, और उसे उस डायरेक्शन में देखने को कहती है। वहां पर कैंग वुक्सुंग एक साइकिल पर बैठा बुक पढ़ रहा होता है। उसके इतने हैंडसम लुक्स की वजह से दोनों लड़कियां तुरंत पिघल जाती हैं और उससे बात करने के लिए आगे आती हैं। मास्क पहनी हुई लड़की इशारों में पूछती है कि क्या वो कोई आइडल ट्रेनी है। कैंग वुक्सुंग अपने ईयरफोन्स निकालता है और सॉरी बोलकर कहता है कि वो नहीं है। वो पूछता है कि क्या वो उनसे कुछ पूछ सकता है, पर उसकी उस बिना सोचे समझे दी गई एक प्यारी सी स्माइल ने उन लड़कियों का दिल चुरा लिया। वो कहती हैं कि वो ना सिर्फ उसके सवालों का जवाब देंगी बल्कि अपने घर का एड्रेस भी दे सकती हैं। कैंग वुक्सुंग उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो गू सेमिन नाम के किसी इंसान को ढूंढ रहा है, पर जैसे ही वो ये नाम सुनती हैं, लड़कियों का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाता है। वो भीड़ में इशारा करती हैं और कहती हैं, तुम उस पागल औरत को तो नहीं ढूंढ रहे ना? वो अभी अभी करेक्शनल फैसिलिटी से छूट कर आई है। अगले ही सेकंड गू सेमिन की घूरती हुई निगाहें फील करके वो डर जाती हैं और तुरंत अपनी उंगलियां नीचे कर लेती हैं। देखो, कैंग वुक्सुंग आगे बढ़ता है और गू सेमिन का रास्ता रोक लेता है, जानबूझकर उसको वहां से जाने नहीं देता। रास्ता ब्लॉक होने पर गू सेमिन पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। कैंग वुक्सुंग कहता है कि उसे उस करेक्शनल फैसिलिटी के बारे में उससे कुछ सवाल पूछने हैं। पता है, करेक्शनल फैसिलिटी का नाम सुनते ही गू सेमिन उसे धक्का देकर साइड करती है और कहती है कि दफा हो जाओ और उसे परेशान करना बंद करो। उसी वक्त कैंग वुक्सुंग अपना सिर झुकाता है और एक्सप्लेन करता है कि उसका इरादा उसे बुरा फील करवाने का नहीं था, पर सच बताऊं तो उसका भाई अब उस जगह भेज दिया गया है। ये सब सुनने के बाद भी गू सेमिन रुकती नहीं है। जैसे ही कैंग वुक्सुंग सोचता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट पूछ लिया, अचानक एक मोटरसाइकिल हेलमेट उसकी तरफ फेंका जाता है। गू सेमिन उसे बाइक पर बैठने का इशारा करती है। उसे लगता है कि उन्हें यहाँ बीच रास्ते में करेक्शनल फैसिलिटी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। रास्ते में कैंग वुक्सुंग पूछता है कि आखिर किस बात ने उसका माइंड चेंज कर दिया। रीज़न ये था कि गू सेमिन का भाई भी अभी तक वहीं पर था, और जहाँ तक उस करेक्शनल फैसिलिटी की बात है, वो उसे बस एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करती है, हेल। इसी वक्त जो क्रिमिनल बच्चे अभी अभी उस करेक्शनल फैसिलिटी में भेजे गए थे, वो पहले ही 3 घंटे की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग झेल चुके थे। वो इतने थक चुके थे कि उनके मसल्स लगातार कांप रहे थे। वो बस यही उम्मीद कर रहे थे कि ये घटिया पनिशमेंट जल्दी से खत्म हो जाए। पर अगले ही सेकंड इंस्ट्रक्टर का ऑर्डर आते ही ली मिनसू जोर से चूहे जैसी आवाजें निकालने लगता है, जबकि बाकी लोग सुअर जैसी आवाजें निकालते हैं। इंस्ट्रक्टर्स गाली देते हुए बोलते हैं कि उनकी आवाजें गलत हैं। जब वो 1 चिल्लाएं तो पिग की आवाज आनी चाहिए, जब वो 2 चिल्लाएं तो ऊह जैसी आवाज आनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर के ऑर्डर्स पर वो क्रिमिनल बच्चे उठक बैठक करते हुए पिग और ऊह की आवाजें निकालने लगते हैं। ली मिनसू की हालत थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड थी। उसे बस लगातार चूहे वाली आवाजें निकालनी थी। जानवरों की उन आवाजों का इस तरह ऊपर नीचे होना प्लेटफॉर्म पर खड़े डायरेक्टर को बहुत मजा दे रहा था। उसे लगता है कि जानवरों की आवाजें हमेशा कितनी कमाल की होती हैं। देखो, एक लड़का थक कर जमीन पर गिर जाता है और उसके गिरते ही इंस्ट्रक्टर उस पर मुक्के और लाते बरसाने लगता है और फिर चिल्लाता है, एक लड़का पीछे रह गया, सब लोग शुरू से स्टार्ट करो। वो क्रिमिनल लड़का एक्सप्लेन करता है कि उसके पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है और वो इंस्ट्रक्टर के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे बाथरूम जाने दे। इंस्ट्रक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब तू नया आया था तब तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, अब इतना सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी डायरेक्टर की नज़र इस सिचुएशन पर पड़ती है और वो इंस्ट्रक्टर को रोक देता है। वो उस लड़के के पास आता है और कहता है, तुमने बोलने से पहले जरूर काफी देर तक बर्दाश्त किया होगा, तो डरो मत, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें बाथरूम जाने का एक चांस दूंगा। फिर वो बाकी लोगों से पूछता है कि क्या किसी और को बाथरूम जाना है। डायरेक्टर को इतना समझदार दिखते हुए भीड़ में से एक एक करके सब लोग हामी भरने लगते हैं। जल्दी ही बाथरूम जाने वालों की एक लंबी लाइन लग जाती है। ली मिनसू और उस लाइन में खड़े लोग सोच रहे थे कि क्या वो सच में उन्हें बाथरूम भेजेंगे। अगर जो लोग नहीं जाएंगे उन्हें ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो फिर हर कोई यही नाटक करेगा कि उनके पेट में दर्द है और ट्रेनिंग छोड़ देगा। ऊपर से डायरेक्टर थोड़ी देर पहले तो उन्हें जान से मारने वाले लुक्स दे रहा था। उसका ये नया बर्ताव ली मिनसू को बहुत अजीब लग रहा था। सच बताऊं तो ली मिनसू को समझ आ गया था कि बिना किसी कीमत के मिलने वाली अच्छाई पहाड़ों पर लगे उन अनजान फलों की तरह होती है। वो जितने मीठे और टेम्पटिंग लगते हैं, लोग उन्हें तोड़ने से खुद को उतना ही रोक नहीं पाते। ये सोचकर ली मिनसू अपना हाथ उठाता है और चूहे की तरह चू चू करने लगता है।
इंस्ट्रक्टर के मजबूर करने पर जब वो इंसानों वाले लफ्ज बोलता है तो वो कहता है कि उसने ज़्यादा ताकत लगा दी थी, जिसकी वजह से उसके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पर अब वो ठीक है और वापस ट्रेनिंग करना चाहता है। इंस्ट्रक्टर उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे डांटता है, पर ली मिनसू उस बाथरूम वाली लाइन से बाहर निकल जाता है। उसे अच्छे से पता है कि यहाँ के लोग उन्हें जानवर समझते हैं। बाथरूम यूज करना तो इंसानों का काम है, इसका जानवरों से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर में जो बच्चे बाथरूम जाना चाहते थे उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया जाता है। डायरेक्टर बड़े प्यार से उन्हें कहता है कि उनके पास आराम करने के लिए 30 मिनट है। ये सुनकर बाथरूम वाली लाइन में खड़े लड़कों के चेहरे पर एक जीत वाली स्माइल आ जाती है। पर अचानक डायरेक्टर उनकी तरफ इशारा करके कहता है, तुम लोग किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। वो अनाउंस करता है कि जो लोग लाइन से बाहर नहीं आए थे वो आराम कर सकते हैं। और रही इस लाइन की, उन्हें अब ह्यूमन सेंटीपीड वाली ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। ली मिनसू सच में ऊपर वाले का शुक्र मना रहा था कि उसने कुछ गड़बड़ भांप ली थी और लाइन से बाहर आ गया था। पता है, सेंटीपीड्स ऐसे कीड़े होते हैं जिन्हें इंसानों और जानवरों से नीचा माना जाता है। इन क्रिमिनल लड़कों को अपने दोनों हाथों के सहारे एक दूसरे के पीछे सिर से बट तक लगकर चलना था। अगर कोई इस बीच गिर गया तो टाइमर वापस शुरू हो जाएगा। ये उनके प्यारे डायरेक्टर का उनके लिए बनाया गया फुल्ली ऑटोमेटिक डाइजेस्टिव टॉयलेट था। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन्हें इंस्ट्रक्टर्स से लगातार पिटाई खानी पड़ती है। 30 मिनट के बाद इंस्ट्रक्टर्स उनकी बॉडीज को ठंडे पानी से धोते हैं ताकि उनकी बदबू वहां की हवा को खराब न करे। जो लड़के 3 घंटे पहले किसी जंगली जानवर की तरह थे वो अब कटने के लिए तैयार जानवर बन चुके थे। जैसे ही स्पीकर्स से छुट्टी की बेल बजती है, आज का ट्रेनिंग सेशन आखिरकार खत्म हो जाता है। अब बारी थी खाने और डॉर्मेटोरी असाइन होने की। ली मिनसू ट्रे में रखे खाने को देखता है जो एकदम सुअरों के खाने पिग फीड जैसा लग रहा था। वो सोचता है कि क्या सच में कोई इंसान ये खा सकता है। वहां बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना ही कोई बर्तन थे। पूरी भीड़ जानवरों की तरह खा रही थी। खाने से पहले एक इंस्ट्रक्टर उन्हें ग्रैटिट्यूड सॉन्ग गाने को कहता है। ऑर्डर मिलते ही इंस्ट्रक्टर्स एक बड़ी सी स्माइल के साथ एक साथ गाना शुरू करते हैं। हम इंसान नहीं हैं, हम सुअर और कुत्ते हैं। हमें जो भी दिया जाता है हम वही खाते हैं। ये ग्रैटिट्यूड सॉन्ग फ्रेम करके कैफेटेरिया के बिल्कुल बीच में टंगा हुआ था। ली मिनसू को रियलाइज होता है कि ये लोग उन्हें सिर्फ बातों में जानवर नहीं बुलाते, बल्कि वो सच में उन्हें जानवर ही समझते हैं। वो अपने हाथों से खाना उठाता है और मुंह में डाल लेता है, ये डिसाइड करते हुए कि चाहे उसकी पहचान जो भी हो, अभी उसे सिर्फ एक ही काम करना है। जब तक वो यहां से निकल नहीं जाता, बस बर्दाश्त करना है। इसी बीच गू सेमिन कैंग वुक्संग को एक पहाड़ी की चोटी पर ले आती है, जहां से पूरी रिफॉर्मेशन करेक्शनल फैसिलिटी का नज़ारा साफ दिख रहा था। कैंग वुक्संग पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो जगह नर्क है। गू सेमिन कहती है कि नर्क भी उस जगह से बेहतर है। वो इंसानों के रहने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां रोज जो होता था उसके डरावने सपने उसे अभी भी आते हैं, और वो भारी मात्रा में स्लीपिंग पिल्स खाए बिना सो नहीं सकती। कैंग वुक्संग एक्सप्लेन करता है कि अपने भाई की रक्षा करना उसकी मां की आखिरी ख्वाहिश थी और उसे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये नोटिस करते हुए कि वहां से रिहा हुए लोगों में से सिर्फ गू सेमिन ही बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, वो पूछता है कि वो वहां से सही सलामत कैसे बाहर आई। गू सेमिन एक पागलों जैसा एक्सप्रेशन बनाकर कहती है कि उसने इस तरह एक बेवकूफ होने का नाटक किया था। कैंग वुक्संग को लगता है कि वो मजाक कर रही है और उसे सीरियस होने को कहता है, पर यह सुनने के बाद गू सेमिन अपने बाल उठाती है। उसका सिर जलने के निशानों से भरा हुआ था। ये सीन देखकर कैंग वुक्संग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करने